नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी और आज भी जिंदा सभ्यताओं में से एक की। एक ऐसी कहानी जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी उतनी ही धड़कती हुई महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई सभ्यता 5000 सालों तक जिंदा कैसे रहती है? इतने उतार चढ़ाव, इतने हमले, इतने बदलाव, इन सब के बावजूद वो कौन सी चीज है जो इसे जोड़े रखती है? आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को हम 5 खास हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके पहले महानगरों से, फिर देखेंगे विचारों की क्रांति, उसके बाद साम्राज्य और खोज का वो सुनहरा दौर, फिर संस्कृतियों का मिलन और आखिर में आज के दौर में इसका नया रूप। तो चलिए इस समय में बहुत पीछे चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सिंधु नदी के किनारे, जहां भारत की पहली शहरी सभ्यता ने जन्म लिया था। और ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थीं। हम बात कर रहे हैं ऐसे शहरों की जो पूरी प्लानिंग के साथ बसाए गए थे, जिनकी सड़कें ग्रिड पैटर्न में थीं। और सोचिए, उस जमाने में उनके पास एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, ईंट के पक्के घर, बड़े बड़े अन्न भंडार, यहाँ तक कि लोथल में एक बंदरगाह भी था जहां से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। मतलब ये अपने समय से कहीं ज्यादा आगे थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ये पूरी की पूरी विकसित सभ्यता जैसे गायब हो गई। शायद मौसम बदला या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। असल में क्या हुआ, ये आज तक इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। अब जोर ईंट पत्थर के शहरों पर नहीं, बल्कि उन विचारों पर था जिन्होंने आने वाली हजारों सालों के लिए भारत की असली नींव रखी। ये वो दौर था जब वेदों की रचना हुई, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। इसके बाद आए उपनिषद, जिनमें कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे गहरे सवालों पर सोचा गया। ये असल में एक बौद्धिक और आध्यात्मिक विस्फोट का समय था, जिसने भारतीय सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दौर में धर्म का विचार सामने आया। देखिए, ये सिर्फ रिलीजन या मजहब नहीं है, ये एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। सही आचरण, कर्तव्य और वो व्यवस्था जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है। ये सिर्फ सही काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि समाज में एक व्यक्ति के तौर पर हमारा कर्तव्य क्या है। ये सोच आज भी भारतीय समाज के दिल में बसी हुई है। और विचारों के इसी मंथन से 2 महान धाराएं निकली, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोनों ने अहिंसा, ध्यान और आत्म अनुशासन पर जोर दिया। और ये विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे एशिया में फैल गए और एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जागृति की वजह बने। अब हम कहानी के उस दौर में आते हैं जब भारत ने बड़े बड़े साम्राज्य देखे और साथ ही विज्ञान और कला में वो ऊंचाइयां छुईं जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इस युग के सबसे महान सम्राटों में से एक थे मौर्य वंश के अशोक। कलिंग युद्ध की तबाही ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने तलवार छोड़कर धम्म यानी अहिंसा और लोक कल्याण का रास्ता अपना लिया। उनके संदेश आज भी पत्थरों पर लिखे हुए मिलते हैं। मौर्यों के बाद आया गुप्त काल, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये एक ऐसा समय था जब शांति और समृद्धि थी और इसी माहौल में कला और विज्ञान को फलने फूलने का मौका मिला। इसी दौर में दुनिया को एक क्रांतिकारी तोहफा मिला, 1 नंबर, शून्य। जी हाँ, 0। जरा सोचिए, एक ऐसा आइडिया जिसने गणित और विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये भारत की तरफ से दुनिया को दिए गए सबसे बड़े तोहफों में से एक है। लेकिन बात सिर्फ 0 पर नहीं रुकी। इसी दौर में आर्यभट्ट ने पाई की कीमत बताई, दशमलव प्रणाली विकसित हुई, आयुर्वेद में सुश्रुत जैसे सर्जनों ने सर्जरी की नई तकनीकें खोजी और कालिदास जैसे महान कवियों ने ऐसे नाटक लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं। वाकई ये एक सुनहरा दौर था। स्वर्ण युग के बाद का समय, जिसे हम मध्यकाल कहते हैं, वो किसी गिरावट का नहीं, बल्कि एक महान संगम का दौर था। ये वो समय था जब अलग अलग संस्कृतियां आपस में मिली और भारत को एक नया मिला जुला रंग दिया। इस दौर की सबसे खूबसूरत बात थी भक्ति और सूफी आंदोलन। दोनों ने ही मुश्किल रीति रिवाजों को किनारे रखकर सीधे ईश्वर से प्यार और लगाव पर जोर दिया। इन संतों ने आम लोगों की भाषा में गीत और कविताएं लिखी, जिसने धर्म को हर किसी के लिए सुलभ बना दिया और एक साझा संस्कृति को जन्म दिया।
इस लंबे दौर में पूरे भारत में कमाल का विकास हुआ। दक्षिण में चोल साम्राज्य ने बृहदीश्वर जैसे शानदार मंदिर बनवाए, तो वहीं विजयनगर साम्राज्य कला और साहित्य का एक बड़ा केंद्र बना। और उत्तर में मुगलों ने वास्तुकला को एक नई पहचान दी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल, जो आज भी संस्कृतियों के संगम की कहानी कहता है। अब आता है कहानी का वो मोड़ जो शायद सबसे मुश्किल था, औपनिवेशिक काल की चुनौती और उसके बाद एक नए आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का फिर से जन्म लेना। औपनिवेशिक शासन ने भारत को आर्थिक तौर पर बहुत तोड़ा, लेकिन उसी अंधेरे में आज़ादी की एक जबरदस्त लौ जली। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलकर जो लड़ाई लड़ी गई, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई और आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज का भारत अपने हजारों साल पुरानी जड़ों को पकड़े हुए है, लेकिन साथ ही भविष्य की ओर भी देख रहा है। एक तरफ योग और ध्यान जैसी प्राचीन विद्या है, तो दूसरी तरफ आईटी सेक्टर और अंतरिक्ष मिशन में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ये प्राचीन और आधुनिक का एक अनोखा संगम है। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सभ्यता 5000 साल तक कैसे जिंदा रही? इसका राज इसकी निरंतरता में है। ये टूटती नहीं, बस समय के साथ अपना रूप बदल लेती है। ये बाहर से आने वाली संस्कृतियों को खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर समा लेती है, उन्हें अपना बना लेती है। और यही अनेकता में एकता इसकी सबसे बड़ी ताकत। और इन सब चीजों के केंद्र में एक बहुत ही गहरा दर्शन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया एक परिवार है। यही इस सभ्यता की आत्मा है और शायद दुनिया के लिए इसका सबसे बड़ा संदेश भी। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो कभी रुकी नहीं, हमेशा चलती रही है। इसने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। तो सवाल ये है कि इस प्राचीन लेकिन हमेशा युवा रहने वाली सभ्यता की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा?